शिमला जा रहे थे, शिमला जाने के दौरान रास्ते के दौरान उन्होंने उसके विपरीत कुछ फर्क देखने को मिलेगा क्या? राहुल गांधी का छवि धूमिल जो हुई थी वो साफ सुथरी दिखाई दे रही है। तो हरियाणा चुनाव में भी असर पड़ेगा। हरियाणा में वैसे भी बीजेपी ने कोई खास लग नहीं रहा, 10 सालों में कुछ खास किया कर रही है। कांग्रेस रिपीट होनी चाहिए, क्यों रिपीट होनी चाहिए? सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। कि उनके ऊपर कई तो आरोप लग चुके हैं। आरोप लग चुके हैं तो बीजेपी ने अभी कोई जेल तो भेजा नहीं है। 2024 को लेकर क्या लगता है आपको? 24 को तो लेके मोदी जी है। भारत जोड़ो यात्रा क्या कितना अपना साख बैठा पाई है? भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की छवि एक साफ छवि निकल कर आई है। कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। प्रधानमंत्री को हम वैसे देखें, मैं मोदी जी का फैन रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ उनकी नीतियों के से प्रभावित नहीं हूँ। अब भी मोदी जी की विदेश नीति हमको लगती है कि सॉलिड है। ग्राउंड पे कुछ खास दिख नहीं रहा। रोजगार, महंगाई कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे मोदी जी। नमस्कार, मैं ऋषभ राय, आप देख रहे हैं राष्ट्र वार्ता। आज हम आए हैं नोएडा के 16 आए हैं और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो बात करने वाले हैं, प्रधानमंत्री मोदी और एक तरफ राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो चुकी है और गुजरात हाई कोर्ट से फटकार भी लग चुका है। लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी समेत और बीजेपी की तमाम पार्टियां समेत राहुल गांधी के ऊपर जोरदार हमला कर रहे हैं। उसके साथ साथ राहुल गांधी कल शिमला जा रहे थे। इस रास्ते के दौरान उन्होंने हरियाणा के सोनीपत पे उन्होंने अपनी काफिला रोकी और किसानों से बातचीत की। किसानों से बातचीत के बाद उन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद उनका हाल जाना। इसके साथ ही उन्होंने ट्रैक्टर भी चलाया। भैया जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विवेक रावत है। आपका विवेक रावत है। राहुल गांधी को हाई कोर्ट से फटकार लगी और उनकी सदस्यता को लेकर जो था याचिका उसे खारिज कर दी गई। 2 साल की सजा बरकरार है। अब उनके पास एक रास्ता बताया है, वो है सुप्रीम कोर्ट का रास्ता। उसके बाद राहुल गांधी कल शिमला जा रहे थे। शिमला जाने के दौरान रास्ते के दौरान उन्होंने किसानों से सोनीपत में उन्होंने बातचीत की। आपको क्या लग रहा है आगामी होने वाला जो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव है, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी है और देश में लोकसभा चुनाव भी है, उसके विपरीत कुछ फर्क देखने को मिलेगा क्या? राहुल गांधी का छवि धूमिल जो हुई थी वो साफ सुथरी दिखाई दे रही है। राहुल गांधी की छवि साफ तो हुई है और इसका हरियाणा चुनाव में भी असर पड़ेगा। हरियाणा में वैसे भी बीजेपी ने कोई खास लग नहीं रहा, 10 सालों में कुछ खास किया कर रही है। तो उसका यही है कि अब कांग्रेस रिपीट होनी चाहिए। कांग्रेस रिपीट होनी चाहिए, क्यों रिपीट होनी चाहिए? सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। उनके ऊपर कई तो आरोप लग चुके हैं, घोटालों से लेकर ये सारे आरोप लग चुके हैं तो बीजेपी ने अभी कोई जेल तो भेजा नहीं है। कितने लोग जेल चले गए कांग्रेस के, बीजेपी के 10 साल के राज में। हुड्डा पे आरोप लगाए, लेकिन कभी कोई अभी जेल तो गया नहीं अंदर। 2024 को लेकर क्या लगता है आपको? 2024 को तो लेके मोदी जी है। जिस तरह ये लहर है, माहौल है। राहुल गांधी जी अभी लेकिन उस टक्कर में हैं, थोड़ा सा अभी इतनी टक्कर में नहीं है कि जो मोदी जी को बिल्कुल डिफीट कर पाए, क्योंकि विपक्षी पार्टियों का संगठन बनना भी बहुत ज़रूरी है, जब ही कुछ हो पाएगा। लेकिन लगता नहीं है कि विपक्षी पार्टियाँ ये हो पाएंगी। भारत जोड़ो यात्रा देश में पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा निकली थी। भारत जोड़ो यात्रा क्या कितना अपना साख बैठा पाई है देश? देखो, मैंने भारत जोड़ो यात्रा देखी है, वो टीवी के माध्यम ही देखी है। यूपी में, खासकर हम यूपी में हैं, यूपी से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन हमने यूपी में देखा नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा का कुछ असर दिखा है। लेकिन हाँ, अगर टीवी के माध्यम और मीडिया के माध्यम देखें, जो जैसे मीडिया ने ज़्यादा कवर नहीं की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की छवि एक साफ छवि निकल कर आई है। कुछ परिवर्तन ज़रूर आएगा और राहुल गांधी कनेक्ट कर रहे हैं लोगों से ग्राउंड स्तर पर, उससे फ़र्क पड़ना चाहिए। पटना में भी विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। विपक्षी दलों की बैठक तो हुई थी, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद शरद पवार की पार्टी में टूट हो गई। दूसरी बात, यहाँ पे जब ममता बनर्जी के सौर बदल गए, वहाँ अपने स्टेट जाने के बाद सबको अलग अलग चेंज, कुछ ना कुछ चेंज दिख रहा है। लेकिन मेरे को लगता नहीं है विपक्षी पार्टी जिस तरीके से एक हो पाएंगी। इसमें ये कांग्रेस को खुद से ही लीड करनी पड़ेगी, तो ही टक्कर दे पाएगी। पार्टियों का साथ बहुत कम मिल पाएगा कांग्रेस को। मणिपुर में हिंसा हो रही है, राहुल गांधी वहाँ से गए थे, वहाँ पे लोगों से बातचीत की, लोगों से मिले। आपको क्या लग रहा है वहाँ की जो मैं तो सर जाने ही नहीं दिया राहुल गांधी को एक तरीके से। क्यों नहीं जाने दिया गया? अब ये तो सर वहाँ का प्रशासन जानता है कि क्यों नहीं जाने दिया। पिछले 60 दिनों से हिंसा चल रही है। प्रधानमंत्री की चुप्पी क्या दिखाती है? प्रधानमंत्री की चुप्पी तो कई मुद्दों पर रहती है। अगर उन प्रधानमंत्री को हम वैसे देखें, मैं मोदी जी का फैन रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ उनकी नीतियों के से प्रभावित नहीं हूँ। अब जो मतलब 10 सालों में जो शुरुआत में लगता था मोदी जी कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन बस यही है कि मोदी जी की विदेश नीति हमको लगती है कि सॉलिड है। उसके अलावा ग्राउंड पे कुछ खास दिख नहीं रहा, ना रोजगार, महंगाई कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे मोदी जी।
अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि 9 साल कितना कामकाज, प्रधानमंत्री 9 साल में कितना कामकाज किए, कितने देश को आगे लेकर गए? देखिए 9 साल में एक ही उपलब्धि है बीजेपी की कि उन पे भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। वो तो सत्ता गिरेगी तब पता चलेगा ना। नहीं, सत्ता में ऐसा है ना, कांग्रेस जब सत्ता में थी तब भी सत्ता में कांग्रेस पर आरोप लग रहे थे, लगे थे भ्रष्टाचार के आरोप, कांग्रेस सत्ता में थी जब ही लगे थे। अब बीजेपी पे तो अभी आरोप लगा नहीं है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आरोप नहीं लग रहे हैं। जो लगाए हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट में भी उनका मतलब वो आरोप मतलब साबित नहीं हो पाए हैं। उनको लेके जैसे राफेल पे ले गई थी कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वहाँ भी उसका कोई ज़्यादा असर दिखा नहीं। पेगासस का भी मुद्दा उठा है। पेगासस का मुद्दा तो सर जब ये सत्ता से बेदखल होंगे, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, तभी मामला पता पड़ेगा। सत्ता में लोग जो बैठे हैं तब उसके अभी नहीं पता चल सकता उसका। ममता बनर्जी एक बयान दिया करती थी पहले, खेला होबे खेला होबे। खेला तो एनसीपी महाराष्ट्र में हो गया, शिवसेना के साथ हो गया। ममता बनर्जी तो सर अपने प्रदेश में खेला कर सकती हैं, लेकिन पूरे देश में खेला नहीं कर सकती। ममता बनर्जी का असर जो है अपने बंगाल में असर है, वो वहाँ पे खेला कर सकती हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में असर नहीं हो सकता। अच्छा, एक बात ये बताइए भैया कि प्रधानमंत्री जी अपने भ्रष्टाचार में अपने रैली में हर जगह भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाता है, लेकिन सारे भ्रष्टाचारी तो जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, चाहे अजीत पवार को देख लो, चाहे इसको देख लो, प्रफुल्ल जो है पटेल, है ना, चाहे आप असम के जो मुख्यमंत्री विश्व शर्मा को देख लो, सारे के सारे तो बीजेपी में चले आए। मेरे को यही लगता है कि बीजेपी में, देखो मैं बीजेपी का सपोर्टर रहा हूँ एक तरीके से बोलूँ, लेकिन मैंने ये भी नोटिस की है चीज़ें कि जो भी बीजेपी में जाता है उस पर आरोप लगे होते हैं वो साफ क्लियर हो जाता है। मतलब वो एक वॉशिंग मशीन है बीजेपी में, भ्रष्टाचार के आरोप धूमिल साफ हो जाते हैं। बीजेपी वॉशिंग मशीन है, जहाँ उसके खेमे में आते ही साफ हो जाते हैं। इसमें तो यही लगता है। और मेरे को भी लगता है कि पीएम भी, प्रधानमंत्री मोदी भी भ्रष्टाचार के कुछ मामलों से समझौता कर लेते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। जहाँ उनको लगता है कि यहाँ हम ये सूटेबल है तो उसको कर लेते हैं। कर लेते हैं या करते हैं, क्योंकि सत्यपाल मलिक भी कई बार आरोप लगा चुके हैं। कई चीज़ें हमने देखी हैं, जैसे कर्नाटक के चुनाव में एक एमपी थे यानी कोई मंत्री थे वहाँ के, जिनको मोदी जी रोकना मतलब उन पे आरोप लगे हुए थे कर्नाटक की सरकार का। अगर देखें ये तो खैर हम जो टीवी जो मीडिया दिखाता है उसी के माध्यम से बता सकते हैं, लेकिन उसमें भी फ़ोन पे प्रधानमंत्री मोदी फ़ोन करते हैं वहाँ के मंत्री को, उनको मनाते हैं जिस पे आरोप लगे हुए हैं भ्रष्टाचार के। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ ही है एक तरीके से। तो आरोप तो बहुत लोगों पे लगे पड़े हैं और वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, आरोप साफ हो जाता है। बिल्कुल आरोप साफ हो जाते हैं वहाँ, फिर मामले कार्रवाई ठंडी पड़ जाती है, ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। ईडी की सीबीआई की रेड है नहीं हो रही, और जो विपक्षी मुद्दे जो विपक्ष के नेता हैं वो अगर आवाज़ उठाते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है, दिखती भी है, नोटिस जाते हैं ईडी के, परेशान किए जाते हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो है मनीष सिसोदिया, उनको लेकर आप क्या बोलना चाहते हो? सिसोदिया जी को लेकर तो देखिए सर ये मामला कोर्ट में है, तो इसमें बोलना और ना समझना हम आम जनता के बस की बात नहीं है। आम जनता तो इतना ही है कि जहाँ तक मामला है उनकी बेल नहीं रिजेक्ट हो रही है, बेल भी नहीं हो रही है, तो उस मामले में तो दोषी से पाए जा रहे हैं। अगर मामला देखा जाए, अगर वो उन्हें कोर्ट से भी जमानत मिल जाती तो लगता है कि हाँ जी कुछ मामले में उनके खिलाफ थोड़ा सा दम नहीं है, लेकिन जहाँ उन्हें जमानत नहीं मिल रही, इतने दिन हो गए जेल में रहते हुए, तो फिर मामला लगता है कुछ है संगीन मामला है। बात ये जा रही है कि अब नेक्स्ट टारगेट अरविंद केजरीवाल हैं। हो सकता है केजरीवाल जी भी हों, जब उनके सारे तार जुड़ रहे हैं, उनके लोग पकड़े जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी आग उन तक पहुंच सकती है। दिल्ली की कानून व्यवस्था कैसी लगती है आपको? कोई खास नहीं लगती कानून व्यवस्था दिल्ली की, कुछ खास नहीं लगती। लगती। कानून व्यवस्था मतलब खराब है, भले बीजेपी के हाथ में, केजरीवाल के हाथ में नहीं है कानून व्यवस्था, बीजेपी के हाथ में है, लेकिन बीजेपी के हाथ में होने पर भी कानून व्यवस्था खराब है। बीजेपी के हाथ में या देश के गृह मंत्री के हाथ में? मंत्री के हाथ में, लेकिन मेरे को लगता है कि केजरीवाल को आगे कानून व्यवस्था देनी चाहिए, केजरीवाल को तो मिल नहीं रही। तो इस तरीके से और मुख्यमंत्रियों के हाथ में कानून व्यवस्था है अपने अपने स्टेट्स की। यहाँ देखें उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के हाथों में, तो उस हिसाब से केजरीवाल के हाथों में भी कानून व्यवस्था देनी। केजरीवाल दिल्ली को तो झीलों की नगरी बनाना चाहते थे, लेकिन कहाँ वो 1 घंटे के बरसात में स्विमिंग पूल बन जाती है। वो उनकी विफलता है। 10 साल होने वाले हैं उनके लगभग पूरे, और वो इस पर अपना काम नहीं कर पा रहे, तो विफलता ही मानी जाएगी, कोई उसकी सफलता का क्रेडिट नहीं देंगे। जो बात सत्य है वो सत्य बोलनी है, ये नहीं कि मतलब गुणगान नहीं करना है, मैं भी हाँ नहीं करना। तो
देखा आपने यहाँ पर हमारे साथ मौजूद रहे हो, क्या नाम है भैया? विवेक। विवेक जी मौजूद रहे और उन्होंने 2024 को लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा की और उन्होंने अपने पक्ष रखी। तो देखते रहिएगा राष्ट्र वार्ता।